सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली पाकिस्तान अफेयर्स का आपका सिलेबस है क्या। और लास्ट 3 से 4 साल से एग्जामिनर 2017 से एक्चुअली एग्जामिनर का फेवरेट सब्जेक्ट है पाकिस्तान अफेयर, जिसको हर बार एग्जामिनर हिट करता है। अब इट्स नॉट लाइक कि हिट करता है तो फिर किसी स्टूडेंट के 40 से ऊपर नंबर ही नहीं आते, ऐसा भी नहीं है। एक्चुअली ऐसा है कि पाकिस्तान अफेयर को स्टूडेंट्स बहुत लाइट ले लेते हैं, और जो एक्चुअल एसेंस है पाकिस्तान अफेयर को तैयार करने की, जब हम उस पर फोकस नहीं करते, तो एट द एंड जो आपके पेपर चेक कर रहे हैं, इस बात को माइंड में रखें कि उन लोगों का आपकी एज से डबल, 40-50 साल तो बहुत ऑब्वियसली छोटी बात है, 55-60 की एज में बैठ के वो आपके पेपर चेक कर रहे हैं। ऑब्वियसली दे आर लाइक रियली ओल्ड पीपल, बूढ़े बाबे हैं वो, राइट। सो आप उनको, अगर आपका पेपर में एक्चुअली पाकिस्तान अफेयर की एसेंस नहीं नजर आ रही, और आपने करंट अफेयर का पेपर समझ के पाकिस्तान अफेयर को भी तैयार किया हुआ है, या पाकिस्तान स्टडीज को भी करंट अफेयर की तरह ही समझ लिया है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर पेपर, ट्रस्ट मी। सो लास्ट टाइम क्या हुआ था कि स्टूडेंट्स टोल्ड मी कि मिस, हमने जो है वो एक्चुअली में 17 to 18 हमारे एमसीक्यूज बिल्कुल ठीक थे। माई वॉइस इज डिस्टॉर्टिंग, प्लीज लेट मी नो प्लीज। मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर नहीं आ रही? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? इज इट फाइन? ओके, अभी आप लोग मुझे वापस से चेक करें, मुझे वापस से बताएं। आई होप कि आपको इशू नहीं होगा। और किस किस तरह के आप लोगों ने नाम रखे हुए हैं? डिप्टी कमिश्नर, ओ माय गॉड, कुछ ज्यादा ही जो है ना वो इंस्पायर हो गए हैं 12th फेल से, 12th फेल आई मीन मूवी से। ओके, सो बेसिकली हम ये डिस्कस कर रहे थे। ओके परफेक्ट, राइट, अभी आवाज क्लियर है। एक्चुअली हम ये डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान अफेयर के पेपर को आपने करंट अफेयर का पेपर नहीं समझना। एक्चुअली स्टूडेंट्स इवन के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में भी ये एक गलती करते हैं। दे कंसीडर कि अच्छा ये सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं क्योंकि ये दूसरे सब्जेक्ट में भी काम आएगा। ऐसा नहीं होता। अगर वो आपको हेल्प जरूर करता है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन हर सब्जेक्ट की कोर एसेंस डिफरेंट होती है। पाकिस्तान अफेयर को अगर आप मिक्स कर देते हैं करंट अफेयर के साथ, तो आपने डीएमसीज देख ली होंगी लास्ट 4-5 सालों से, इवन के 2017 से ये ट्रेंड चलता आ रहा है। हर बार एग्जामिनर जो है वो पाकिस्तान अफेयर में आपको 11 नंबर दे रहा होता है, आपको 20 नंबर दे रहा है, आपको 22 नंबर दे रहा है। पाकिस्तान अफेयर को तैयार किस तरह से करना होता है, हिस्ट्री का पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है, मैं प्री पार्टीशन की हिस्ट्री की बात कर रही हूँ, वो कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट जी। पहली चीज ये है कि अगर आप सीएसएस की बात करते हैं, हम दोनों के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सीएसएस की अगर हम बात करें तो सीएसएस में आपका प्री पार्टीशन से एक ही सवाल आ रहा है हर साल। अब इस बात का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप प्री पार्टीशन को आई होप दिस इज फाइन नाउ। सो बेसिकली हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आपको अपने पेपर में किस तरह की डिफरेंशिएशन लेकर आनी है करंट अफेयर से, और पाकिस्तान अफेयर या पाकिस्तान स्टडीज को यही समझ कर तैयार करना है कि ये पाकिस्तान अफेयर्स हैं। और मेरा ये मानना है कि आपके 12 सब्जेक्ट, सिर्फ पाकिस्तान अफेयर्स नहीं, 12 सब्जेक्ट हैं, दे आर लाइक योर चाइल्ड। आप अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आप इस तरह उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आपके लिए सारी औलाद बराबर होती है। और जो स्टूडेंट ये कंसीडर करता है कि मेरा करंट अफेयर से या मेरा पॉलिटिकल साइंस से किसी भी और सब्जेक्ट से कोई और सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं। तो मैं यही यहाँ पर कहूंगी
अपने सारे सब्जेक्ट्स को अपनी औलाद की तरह समझें, हर सब्जेक्ट को इंडिविजुअली टाइम दें, इंडिविजुअल अटेंशन दें, इंस्टेड कि आप एक तीर से ये वाला शिकार करें कि अच्छा जी इससे ये भी तैयार हो जाएगा, इससे ये भी तैयार हो जाएगा। ऑल्दो कि आपको फायदा जरूर होता है, बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और ऐसे तीनों में काम आ रहे होते हैं। उसकी बेस आपके ये तीनों सब्जेक्ट्स होते हैं। सो आपको करना क्या चाहिए, आपको कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू आप पाकिस्तान अफेयर में अच्छा स्कोर ले सकते हैं। पहले सिलेबस देख लेते हैं। अगर हम सीएसएस की बात करें, हमें ट्रेंड्स, सबसे पहले हमें ट्रेंड्स देखने होते हैं। अगर हम बात करें सीएसएस के सिलेबस की, मैंने ये एफपीएससी का सिलेबस खोला है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ऑब्वियसली। आप जाके गूगल पे टाइप करेंगे तो आपके सामने सिलेबस आ जाएगा। प्री पार्टीशन से हर जो है वो एक सवाल आता है, सिर्फ एक सवाल। लेकिन वो एक सवाल इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपको वहीं से जज कर लेता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और वो स्टूडेंट्स जो कि प्री पार्टीशन का सवाल अटेम्प्ट करते हैं, आपने देखा होगा उनका स्कोर रिलेटिवली बेहतर आता है एज कंपेयर टू वो फेलोज, उस उन्हीं स्टूडेंट्स के वो फेलोज जो कि ये समझ के करते हैं कि अच्छा हम कंटेम्प्रेरी सिनारियो वाले सारे क्वेश्चंस कर लें या जनरल क्वेश्चंस कर लें। मैंने जब ओरिएंटेशन क्लास ली थी या इसी तरह से रोड मैप शेयर किया था करंट अफेयर का, उसमें भी हमने पास्ट पेपर्स को डिस्कस किया और हमने क्लियरली देखा था कि कौन से सवाल हमें अटेम्प्ट नहीं करने। बीइंग अ सीरियस कैंडिडेट ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहां पे बैठ के आपने जेनेरिक सवाल अटेम्प्ट नहीं करने होते ऑब्वियसली। ठीक। सो सबसे पहले देखते हैं कि जी अगर पाकिस्तान अफेयर का सिलेबस देखिए, मैं सीएसएस का सिलेबस अभी दिखाऊंगी आपको एंड देन हम पीएमएस की तरफ आएंगे। तो आपके पास ये वाला जो पूरा पोर्शन है दैट इज योर प्री पार्टीशन। ठीक। अब प्री पार्टीशन में आपकी क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, हम इसको स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली 1857 से। मैंने यहाँ पे आप सब लोगों के साथ जो है वो ऑब्वियसली ये आउटलाइन शेयर करी थी। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम इसको स्टार्ट करेंगे और उससे पहले भी अगर हम देखना चाहें कि ओके मुस्लिम्स का जो रूल था सब कॉन्टिनेंट में वो कैसा था, देन उनका डाउनफॉल कैसे आया, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की रीजंस क्या थी, एंड देन हम देखेंगे कि 1858 से 1947 तक बेसिकली मुस्लिम्स की के साथ उनकी सब कॉन्टिनेंट में दो नेशंस जो हैं बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा था, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा था, अंग्रेज क्या कर रहे थे, पाकिस्तान मूवमेंट कैसे स्टार्ट होती है, एंड देन पार्टीशन और जो है वो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई भी एक आउटलाइन पकड़ी, नोट्स पकड़े कहीं से भी खरीदे, एंड देन अच्छा जी ठीक है आउटलाइन ये है ओके सर सैयद ने ये किया, ठीक है जी लामा इकबाल का ये रोल था, कायद आजम का ये रोल था, दैट्स इट। प्लीज लेट मी नो माई वॉइस इज क्लियर और नॉट। अभी देखें, आई होप दिस इज फाइन नाउ। स्टिल इट इज नॉट फाइन। आई डोंट नो व्हाट इज द इशू। अच्छा जी, सो बेसिकली हम यहाँ पे ये बात डिस्कस कर रहे थे, आपको कोर एसेंस ये समझते हैं आपके शायद प्री पार्टीशन में कोई एनालिसिस नहीं है, जहां से आप पीएमएस में भी मार खाते हैं और सीएसएस में भी मार खाते हैं। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूंगी। मेरा सिर्फ आप जितनी भी क्लास में ये 61 पार्टिसिपेंट्स हैं, क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे आप सभी लोगों से, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, क्या पाकिस्तान एक, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, आपसे वैसे भी ये पीएमएस में सवाल आया भी हुआ है, सीएसएस में भी एक दफा आया हुआ है, पाकिस्तान एज अ रियासत अगर मैं बात करूं एज अ स्टेट, क्या ये एक लिबरल स्टेट है, क्या ये एक सेक्युलर स्टेट है, क्या ये एक कंजर्वेटिव स्टेट है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा मुझे, ऑब्वियसली चैट बॉक्स इज ओपन तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। पाकिस्तान बीइंग एज अ स्टेट जो है, आपके ख्याल में क्या ये एक लिबरल स्टेट है, क्या ये एक सेक्युलर स्टेट है, क्या ये कंजर्वेटिव स्टेट है? अपने पाकिस्तान के बारे में तो आप सब लोगों को इतना तो पता होना चाहिए। कंजर्वेटिव स्टेट एज पर माय ओपिनियन, कंजर्वेटिव स्टेट, अच्छा
कंजर्वेटिव आइडियोलॉजिकल, कंजर्वेटिव स्टेट। अच्छा, पाकिस्तान इज अ लिबरल स्टेट, सेक्युलर स्टेट, कंजर्वेटिव एंड डिपेंडेंट। मैं जस्ट ये देखना चाह रही थी कि अभी तक एग्जाम्स तो होने वाले हैं, आपकी किस हद तक आपकी अंडरस्टैंडिंग है। नीदर वेरी लिबरल नॉर वेरी कंजर्वेटिव। अच्छा, और ये तो बनाने वाले को ही नहीं पता था। वेरी गुड। ये आप गलत बात कर रहे हैं। अब्दुल रहीम बनाने वाले को कैसे नहीं पता था, मैं अभी बताती हूँ। 90% स्टूडेंट्स ने कहा कि एक साइड ली कि ये लिबरल है, एक कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि ये कंजर्वेटिव है। लिबरल का क्या मतलब है? यानी कि लिबरल का यहाँ पे ये मतलब है, ऑब्वियसली। कंजर्वेटिव का मतलब है कि आप सिर्फ इस्लाम को ही यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। स्टॉन्च, इसको ओपिनियन आप बोलते हैं बेसिकली। आप इस्लाम को ही फॉलो कर रहे हैं, आप कट्टर हैं अपने अपने रिलीजन को लेके। अच्छा, अभी अगर इसने यहाँ पे अब रिलीजन को फॉलो नहीं किया तो जो भी ऑब्वियसली आपकी नॉन मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान में, उनके साथ ये हो जाएगा, ऐसा कर दिया जाएगा। बहुत ही आपके जो ओपिनियंस हों वो इतने स्ट्रांग हों, इतने कंजर्वेटिव हों, वो होती है आपकी कंजर्वेटिव ओपिनियन, जिसको आप राइटिस्ट भी बोलते हैं। लिबरल्स वो हैं जो कि जिनकी ओपिनियन थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। स्टिल देयर इज टू मच डिस्टॉर्शन। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन तो बिल्कुल ठीक है। गिव मी अ सेकंड। कोई स्टूडेंट काइंडली ग्रुप में टेक्स्ट कर दे कि वापस से ज्वाइन कर लें। अच्छा जी, एनीवेज हम ये डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान, अगर मेरा आपसे सवाल हो कि पाकिस्तान क्या एक लिबरल स्टेट है या पाकिस्तान एक कंजर्वेटिव स्टेट है, तो आप में से कुछ लोगों ने कहा कि हम जो है वो लिबरल हैं, कुछ लोगों ने कहा कि जी हम जो है वो कंजर्वेटिव हैं, राइट। द पॉइंट हियर इज, हर बात का या हर आर्ग्यूमेंट पेश करने के साथ आप उसका एविडेंस भी लाजमी देते हैं। सो यहाँ पे इस बात का एविडेंस क्या है कि हम कंजर्वेटिव हैं, या फिर इस बात का एविडेंस क्या है कि हम लिबरल हैं, यानी कि पाकिस्तान बीइंग अ स्टेट, बीइंग अ रियासत जो है वो एक लिबरल स्टेट है या एक कंजर्वेटिव स्टेट है। ये मेरा बहुत ही बेसिक आप सब लोगों से जो है वो सवाल था, जिसमें कुछ लोगों ने एक साइड ली, कुछ लोगों ने दूसरी साइड ली। सीएसएस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 23 में एक सवाल आया हुआ है, जो कि मैं अभी आप लोगों को शो भी कराऊंगी, कि पाकिस्तान के जो लीडर हैं कायदे आजम, उनकी एक क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी है। इसी तरह से पीएमएस में एक सवाल आया हुआ है, जो कि मैं अभी आप लोगों को शो कराती हूँ। बट द पॉइंट इज, आपने एग्जाम में अपनी ओपिनियन आपकी बहुत बाद में आती है। पहले तो आप बताते हैं कि किस तरह से आप लिबरल हैं और किस तरह से कंजर्वेटिव हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या हम लिबरल हैं या क्या हम कंजर्वेटिव हैं, ये इस तरह का सवाल है जिस पे यू नो एग्जाम में आपको फेल भी कर देगा, अगर उसे एक सवाल भी आपका पसंद नहीं आया और आपने ये क्वेश्चन चूज कर लिया है। कायदे आजम के कायदे आजम की जो स्पीच थी 11 अगस्त को, उसमें आपको उनके अल्फाज याद होंगे। कायदे आजम ने कहा था कि जितनी भी माइनॉरिटीज हैं पाकिस्तान में, आप मंदिर जाना चाहते हैं, आप मस्जिद जाना चाहते हैं, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स। ठीक है, इस तरह की कोई स्पीच जो है वो आप लोगों को याद होगी। सेम इज द केस, ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो कंजर्वेटिव स्टेट किस तरह से है, ठीक। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि कंजर्वेटिव स्टेट की ओपिनियन क्या है आपके पास? आप अगर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देखें, आर्टिकल 227 वो कहता है कि पाकिस्तान की रियासत में कोई भी लॉ आप ऐसा नहीं बना सकते जो कि शरीयत के अगेंस्ट हो। 227, ठीक। To seek, promote, or to preserve traditional customs, I can say values. To some extent you are right, इसबा। बट द पॉइंट इज कि आर्टिकल जो है आपका 227 ये कह रहा है कि पाकिस्तान में आप कोई भी लॉ ऐसा नहीं बना सकते जो कि शरीयत के अगेंस्ट है। वन थिंग, द अदर थिंग, आज भी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जो आपका लीडर है, आपका जो पीएम है,
आपका जो प्रेसिडेंट है उसका मुसलमान होना बहुत जरूरी है। आप एग्जामिनर को यहाँ से इन आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू बताते हैं कि हाँ जी, कंजर्वेटिव अगर हम हैं तो हम इस सेंस में हैं कि क्यों, आपकी लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रियासत को चलाना है, वो क्यों नहीं एक नॉन मुस्लिम हो सकता, उसने कोई मस्जिद का इमाम तो नहीं होना। सो व्हाट इज द पॉइंट? आपका ऑब्वियसली जब आप अपना एनालिसिस देंगे तो उसमें आप ये बात कर सकते हैं, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट, और इसमें कोई मुजाहिका नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स अब इस बात पे अग्रेसिव ना हो जाएं। द अदर थिंग इज, कायदे आजम की अगर आप ओपिनियन की बात करें तो कायदे आजम ना तो बहुत लिबरल थे ना बहुत कंजर्वेटिव थे। उन्होंने ऑब्वियसली एक ऐसी रियासत का कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें जितनी भी माइनॉरिटीज होंगी उनको वो तमाम राइट्स होंगे जो कि पाकिस्तान के सिटीजन्स को राइट्स हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप बात करते हैं इलामा इकबाल की, जो कि सवाल आया हुआ है, ठीक, इलामा इकबाल का क्या ओपिनियन था, किस तरह से आपने मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन देखा होगा कि इकबाल ने इकबाल के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया कायदे आज़म ने, तो इकबाल का ख्वाब था क्या? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स हैं जो कि रिलेटेड टू योर शरिया हैं, योर रिलीजन हैं, वो तमाम जो हैं वो इकबाल के इलाहाबाद की जो स्पीच है, जो इलाहाबाद में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, वो वहां से लिए गए हैं। अब आपको इस एनालिसिस का पता ही नहीं है। आई एम वेरी श्योर कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको इस बात के बारे में पता ही नहीं है। जब आपको मुझे बताएं एग्जाम में आप किताबों की रटी रटाई चीजें लिख कर आएंगे कि नहीं लिख कर आएंगे? एग्जामिनर वो जमाना चला गया है, ट्रस्ट मी। जब एग्जामिनर आपको सीधा सीधा सवाल देता था कि जी मुझे इलामा इकबाल का इलाहाबाद एड्रेस लिख दें जी, उसके फीचर्स क्या हैं वो बता दें। मैं अभी आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ, खुद आप अंदाजा कर लें क्वेश्चंस को देख के। हमने वहां पे देखा, अच्छा जी इलाहाबाद का लफ्ज लिखा हुआ है, इलाहाबाद का वर्ड लिखा हुआ है, ओके गो फॉर इट। वो छापे हमारे इलाहाबाद के एड्रेस के, और फिर एग्जाम हॉल से बाहर निकल के हमने कहा कि पेपर के तो हमने छक्के छुड़ा दिए हैं, जब रिजल्ट आया तो उसमें 11 नंबर थे पाकिस्तान स्टडीज में या पाकिस्तान अफेयर में। सो द पॉइंट इज कि आपके पेपर में एनालिसिस बहुत अहम है। We don't have flexibility to add anything against our ideologies. अच्छा जी, बिल्कुल ऐसा है। जब आप, अच्छा एट द एंड मैं इस बात को कंक्लूड कर दूं, अगर हम आप इस ओपिनियन पे जाते हैं कि क्या पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान क्या एक लिबरल स्टेट है, क्या एक कंजर्वेटिव स्टेट है, तो आपकी ओपिनियन एट द एंड क्या होगी? आप एट द एंड अपने सवाल को कंक्लूड या अपनी ओपिनियन को अगर आप इंटरव्यू में बैठे हैं तो इस नोट पे करते हैं कि देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट रिलीजन प्लेड अ वेरी डोमिनेंट, अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग आवर आइडियोलॉजी, जिसकी बेस पे हमने पाकिस्तान एक अलग रियासत बनाया। टू नेशन थ्योरी की नो मैटर, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि ये बेस है, पाकिस्तान मूवमेंट की ये बेस है। रिलीजन आप कहते हैं कि मिस ये किस तरह से हो सकता है? कुछ स्टूडेंट्स मेरे से काउंटर क्वेश्चन इस बात पे करते हैं, और ऑब्वियसली चूंकि आपके माइंड में ये एक बात आती है, आपको क्वेश्चन ये तंग करता है कि पाकिस्तान एक रियासत जो हमने रिलीजन की बेस पे बनाया, इस्लाम के नाम पे बनाया, उसमें आप ये किस तरह से कह सकते हैं कि जी वो लिबरल है? द पॉइंट इज देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट, इस्लाम की बुनियाद पे, रिलीजन की बुनियाद पे आपने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को शेप किया है। लेकिन अगर आप एग्जाम में सिर्फ यही बात लिखाते हैं तो ये आधी बात है। पाकिस्तान मूवमेंट या आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान not merely revolve around the religion, no matter, it played a very significant role, very very significant role, but there were other factors also there। हाँ, उन फैक्टर्स में जो सबसे प्रोमिनेंट रोल था वो आपके रिलीजन का जरूर था, और उसमें कोई डिनाइंग फैक्ट नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक फैक्टर था, कम्युनलिज्म का फैक्टर था, हिस्टोरिक फैक्टर था। तो यहाँ पे आप इसको कंक्लूड करते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान की रियासत हमने इस्लाम के, बेशक हमने इस्लाम के नाम पे बनाई है और इस्लाम उसमें एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, लेकिन ये कहना कि सोलली इस्लाम के नाम पे बनाई है तो गलत है। क्यों? आप फिर ऑब्वियसली अपनी ओपिनियन पेश करते हैं एग्जामिनर को कि जब कायदे आज़म ने पहला ओथ लिया गवर्नर जनरल का 11 अगस्त को, तो उन्होंने वहां पे माइनॉरिटीज को ये अश्योरिटी दी थी कि आपको वो तमाम राइट्स होंगे जो कि पाकिस्तान के शहरियों को हैं।
So analysis is obviously very important. One thing, प्री पार्टीशन को नो मैटर आपको बहुत सारी चीजें इसमें इस तरह से करनी पड़ती हैं कि आपको याद करनी है, इसमें क्रैमिंग भी है थोड़ी। लेकिन अगर आपने समझ के प्री पार्टीशन की, एनालिसिस के साथ की, तभी आप इंटरव्यू तक पहुंच पाएंगे। अभी पीएमएस का रिजल्ट आया, आपने देख लिया, स्क्रीनिंग कितनी हुई है उसमें? आई थिंक 40+ सीट्स थी, 40 भी पूरी नहीं थी शायद सीट्स, और 300+ लोगों ने पास किया हुआ था। आप अगर कोई नोट्स पकड़ के, या कोई इस तरह की मार्केट से लोकल किताब पकड़ के जस्ट चीज़ों को क्रैम कर लेते हैं, आपको एग्जामिनर इंटरव्यू में पकड़ ही लेगा। और आजकल तो इंटरव्यू बहुत बाद में आता है, पहले ही पाकिस्तान अफेयर को एग्जामिनर, पाकिस्तान स्टडीज को एग्जामिनर इतना क्रिटिकली चेक करता है पेपर कि आपने अगर उस सब्जेक्ट की कोर एसेंस नहीं डाली, बहुत मुश्किल है पास होना। अदर थिंग, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान। ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान हमने मोटी मोटी नहीं तैयार करनी होती, इस तरह से नहीं। मैंने कुछ पिक्चर्स भी ली थी जो कि मैंने खुद बनाई, मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ, इफ आई कैन शो यू गाइस। बट द पॉइंट इज, गिव मी अ सेकेंड जस्ट। तब तक किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन ऑब्वियसली आस्क। अब देखिए कि जो ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान है, इसका सवाल आपके पास, आई होप कि स्क्रीन इज विजिबल, इसका सवाल आपके पास कहाँ कहाँ आया हुआ है? सवाल आपका पीएमएस में भी आया हुआ है, आपका अभी जो स्पेशल सीएसएस है उसमें भी आया है, अभी आपका सवाल जो है वो CSS 23 उसमें भी आया है। इतनी बार एग्जामिनर ने ये पूछा है कि जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। फ्रॉम टुमारो। अच्छा, अम, कि जी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है क्या? सवाल में अगर आप 4-5 हेडिंग्स डाल के लिखाते हैं सवाल को और प्रॉपर मैप नहीं बनाते, अब पाकिस्तान का मैप आपको एक ये दिख रहा है, ठीक है, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज की बात की गई है। लेट मी शो यू अनदर स्क्रीन, दिस इज ऑल्सो मैप ऑफ पाकिस्तान। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। ठीक, अगेन किस तरह से आपने पाकिस्तान को यहाँ पे मेंशन किया, बेसिक मैप है, एरोस के थ्रू मैंने बताया हुआ है यहाँ पे, ये तमाम चीजें आपको सिखाई जाएंगी। इट्स नॉट, ऑब्वियसली दिस इज आर्ट। ये आपको सिर्फ किताब पढ़ने से, नोट्स पढ़ने से, इस तरह से नहीं आती है आर्ट। आप ग्रेजुअली चीजों को सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। एटलीस्ट खुद को 1 महीना तो दें। अगर 1 महीना आप नहीं दे सकते, एटलीस्ट 25 दिन तो दें कि आप उस स्किल को सीख पाए, सवाल को समझ पाए, उसको डी कोड कर पाए। सो द पॉइंट इज, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान यहाँ पर इतना बेसिक बनाया हुआ है, ठीक है, कि कौन कौन से यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया हुआ है। कि अगर आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है तो प्लीज मुझे थोड़ा सा आप लोग गो हेड का साइन दे दीजिएगा, मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा कि जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान इन ड्राइविंग इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एंड सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्ट। मुझे बताएं, अगर आप इस तरह पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को एग्जाम में बनाकर आएंगे, इस तरह की जो कोर सब्जेक्ट की लैंग्वेज है वो यूज करेंगे, क्या चांसेस हैं कि एग्जामिनर आपको मार्क्स ना दे? मेरा ख्याल है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एग्जामिनर इस ताक में बैठा होता है कि मुझे कहाँ से कोई पॉइंट मिले कि मैं इसके नंबर काटूं। वो इसी ताक में बैठा होता है। आपने उसको वो अपना वीक पॉइंट नहीं देना। जिस तरह आपने जंगों में देखा कि दुश्मन होता है ना, वो घात में बैठा होता है, एग्जामिनर को वीक पॉइंट को देना ही नहीं है। सो दिस इज द पॉइंट कि आप एग्जाम में बैठ के किस तरह से अपने पेपर को बाकी लोगों से डिफरेंशिएट करें। विजिबल है? ओके, परफेक्ट। अच्छा, एग्जाम में बैठ के अपने पेपर को डिफरेंशिएट करें। ज्योग्राफी अगर बता रहे हैं तो उसको इंटरेस्टिंग बनाएं। ये नहीं कि अच्छा जी बता दिया, ये आपने मैप बनाया और मैप बना के जी बता दिया ऊपर चाइना है, नीचे जो है वो ईरान है, यहाँ पे अरेबियन सी है, ठीक है जी, ये इंडिया है और ये अफगानिस्तान है, दैट्स इट। ये मैप नहीं होता, दिस इज नॉट मैप। मैप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। जो लोग करंट अफेयर के सेशन में हैं उनको इस बात से बखूबी अंदाजा होगा
पाकिस्तान का मैप 10 सवालों में डिफरेंट तरह से बन सकता है। ठीक, यू नो, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अगर आपकी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे है, आपका मैप अलग तरह से बनेगा। अगर टेररिज्म का सवाल है, मैप अलग तरह से बनेगा। यू नो, इसी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज पे है सवाल, तो मैप अलग तरह से बनेगा। लेकिन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, बेसिक हो, आप देखने से समझ में आ जाए। अच्छा जी, सो इसमें हम देखेंगे कि जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी क्या है, किस तरह से अभी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान में ये पॉलिसी दी गई है। आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को शिफ्ट कर दिया है जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक पे, कैसे, ये पूरा हम डिस्कस करेंगे। अगेन उसके बाद आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पे। अगेन इसको भी रट्टा मारा होता है हमने। आप में से कितने लोग एग्री करेंगे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, गिव मी अ सेकंड, चैट बॉक्स ओपन है तो आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा कि आप लोग इस बात से एग्री करते हैं कि हमने जो है वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री इसको भी रट्टा समझते हैं, और ऊपर से जो आपकी प्री पार्टीशन हिस्ट्री उसको भी रट्टा समझते हैं। एनालिसिस कहीं आता ही नहीं है। अगर मैं अभी आपसे एक सिंपल एनालिसिस आपको बताऊं ना, आपको लग पता जाएगा। मैंने डेलिबरेटली यहाँ पे वर्ड लग पता का यूज किया है। जैसा कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि कांग्रेस की जो एट्रोसिटीज हैं, क्या उन एट्रोसिटीज की, क्वेश्चन बेसिकली ये था, कांग्रेस की एट्रोसिटीज की वजह से क्या हमने एक अलग रियासत बनाई, यानी कि पाकिस्तान को क्या इस वजह से बनाया गया क्योंकि कांग्रेस ने हम पे इतने एट्रोसिटी स्टार्ट कर दी थी, डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दी थी टुवर्ड्स मुस्लिम्स। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखेंगे एक पूरी हेडिंग्स के फॉर्म में, 1 2 3 4 5 10 12 25 हेडिंग्स भी लगा दी हैं। कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। अच्छा, किस तरह से 1937 के जो इलेक्शंस थे वहां पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को मार पड़ी और फिर ये हुआ, और देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट। लेकिन ये एक साइड है स्टोरी की, ये स्टोरी की एक साइड है। आधी बात आप करते हैं, आधी बात आप नहीं करते। जैसे मैंने ऊपर बताया कि आधी क्लास कह रही थी लिबरल है, आधी कह रही थी कंजर्वेटिव है। आप दोनों के आर्ग्यूमेंट्स दें और एट द एंड फिर अपनी ओपिनियन दें। ठीक, सो 1937 के क्या इलेक्शंस के बाद जो है वो कांग्रेस ने एट्रोसिटी स्टार्ट कर दी। अब अभी मेरा सवाल है आप लोगों से, ऑब्वियसली काफी सारे लोगों ने पीएमएस भी दिया हुआ है, सीएसएस की एक अटेम्प्ट भी दी हुई है, तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं पाकिस्तान को क्या इसलिए बनाया गया, पहले तो यू नो नेहरू और कायदे आजम दोनों जो थे वो ऑब्वियसली साथ साथ काम कर रहे थे। ठीक, 1913 से 1913 से 1920 तक कायदे आजम यानी कि जो आपके लीडर हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का भी पार्ट थे, कांग्रेस का भी पार्ट थे। मजे की बात यह है, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये बात ऑलरेडी मालूम थी, 1920 में उन्होंने क्विट की है कांग्रेस। उस टाइम तक वो दोनों के पार्ट, यानी कि 1920 तक कायदे आजम यहाँ से हिंदुओं की जमात को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुसलमानों की जमात को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्या रीजंस बनी कि कायदे आजम को कांग्रेस क्विट करना पड़ी, फिर उन्होंने रिवाइव किया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को। या मैं जिस तरह हर आप देख लें एग्जाम में सवाल आया हुआ है कि कांग्रेस के अट्रॉसिटीज की वजह से मुसलमानों ने अलग रियासत बनाई है, 20-25 रीजन उठा के लिखाते हैं हम कि हाँ जी कांग्रेस ने ये जुल्म किए थे मुसलमानों पे, जिसकी वजह से फिर एट दी एंड हमें ख्याल आया कि ओके जी अब हमें जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है अपनी पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। फिर हमने क्या क्या उसमें रिफॉर्म्स किए एटसेट्रा। लेकिन के अजीज अपनी किताब में लिखता है, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस तरह के एनालिसिस पेपर में लिख कर आएंगे। के अजीज जो है वो दी मेकिंग ऑफ पाकिस्तान के पहले से पेज पे, मेरे ख्याल में पहला का दूसरा पेज है, जब मैंने किताब पढ़ी थी तो पहला या दूसरा पेज ही था, जिसमें वो कहता है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ गौर से बात सुनिएगा, फिलोसफिकल बात है, कि बेसिकली जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म है, मुसलमानों को हमेशा से ये पता था कि वो अलहदा अलहदा जमात हैं। ये नहीं पता था कि अलहदा मुल्क भी बनेंगे या नहीं, लेकिन उनको बस पता था। मैं नहीं कहती, अगर आप लोगों के पास किताब है या इंटरनेट से आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो के अजीज ने पहले या दूसरे पेज पे ये बात लिखी हुई है, पेज के एंड पर है। तो वो कहता है वहां पे कि मुसलमानों को हमेशा से पता था, जब दो जमातों का यानी कि दो नेशंस का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था, टू नेशन थ्योरी तो बहुत बाद में आई ना,
कांग्रेस ने बहुत बाद में अपनी एट्रोसिटीज शो की, लेकिन के अजीज कह रहा है कि मुसलमानों को हमेशा से पता था कि हम एक अलहदा रियासत हैं, हम एक अलहदा जमात हैं। सॉल्ट फोर्सेस पाकिस्तान अंग्रेजों से कैसे आजाद हुआ, ऐसा करते हैं मैं पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री आज की क्लास में ही बता देती हूँ, ठीक है? थोड़ी अपने अंदर गट्स पैदा करें और एटलीस्ट अपने नाम से तो ज्वाइन करें। मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज लेट मी नो। अभी मैंने इंटरनेट कनेक्शन तो चेंज कर दिया है। मैं आपको इतनी मजे की यहाँ पे बात बता रही थी, सॉरी उसका टेम्पो अगेन जो था वो डिस्टर्ब हो गया। द पॉइंट इज कि के अजीज किताब के पहले द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान के पहले या दूसरे पेज पे है। वहां पे वो ये कहता है कि मुसलमानों को हमेशा से पता था कि हम एक अलहदा रियासत हैं, और एग्जाम में आप यही लिखेंगे कि मैं नहीं कह रहा भाई, ये कि ये के अजीज कह रहा है, ठीक है? और उसी तरह से उस बात को कोट कर रहे हैं। एग्जामिनर का हार्ट वहां पे गार्डन गार्डन ना हो तो फिर मुझे बताइएगा जरूर। अच्छा, आगे जो है वो के अजीज कहता है, अगेन वेरी फिलोसफिकल टच। के अजीज वहां पे कहते हैं कि व्हेन यू लव अ पर्सन, यू डोंट नो व्हाई यू लव दैट पर्सन। बस आपको पता होता है कि यस यू लव दिस पर्सन। तो मुसलमानों को हमेशा से पता था कि वो अलहदा जमात है, वो अलहदा एक एक अलहदा नेशन है। उस टाइम पे कोई टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट नहीं था। कांग्रेस, हम मुसलमानों के माइंड में दूर दूर तक ख्याल ही नहीं आया। पहली दफा जी जाके आपने पाकिस्तान का जो पाकिस्तान का वर्ड है, वो तो आपने बहुत बाद में इसका जिक्र किया। अलहदा रियासत की बात आपने इलाहाबाद एड्रेस में बहुत बाद में की है। लाहौर रेजोल्यूशन बहुत बाद में आई है। लेकिन ये बात मैं नहीं कह रही ऑब्वियसली, के अजीज बोल रहा है। मुसलमानों को हमेशा से पता था कि हम अलहदा रियासत हैं। क्यों पता था? तो के अजीज कहता है कि बस इसकी कोई रीजन नहीं है कि क्यों पता था। और वो कहता है कि अंडरस्टैंडिंग बहुत बाद में आती है, कि अच्छा मुझे ये पता चल जाए कि वाई आई लव दिस पर्सन, ये तो बहुत बाद की बात है। बस पता था। मसलन आप देखेंगे कि आप में से भी कुछ लोग इतने पैशनेट होते हैं, उनसे पूछो कि आपने क्यों, यू नो आपने सीएसएस क्यों करना है, दे आर लाइक कि बस करना है, आई एम बॉर्न टू बी एन ऑफिसर। या किसी का पैशन होता है उसने पुलिस में जाना है, किसी का पैशन होता है कि अच्छा उसको फॉरेन सर्विस ज्वाइन करनी है, तो वहां पे वो क्या कहते हैं कि आई एम बॉर्न टू बी देयर। तो के अजीज कह रहा है कि ये कोई लॉजिक नहीं है कि मुसलमान जो है वो अलहदा रियासत क्यों बने, या अलहदा रियासत थे, क्या वो कांग्रेस के अट्रॉसिटीज के बाद आए। इट इज एन इंट्यूशन अकॉर्डिंग टू के अजीज। पेपर में भी यही बात लिखनी है कि अकॉर्डिंग टू के अजीज इट इज एन इंट्यूशन। ओके, सो मुझे बताएं, अगर आप इस तरह का एनालिसिस पेपर में लिख कर आएंगे और सिर्फ एक स्कूल ऑफ थॉट पे नहीं, मल्टीपल ओपिनियंस दें क्वेश्चन पे, सवाल पे, व्हाई देयर इज अ नीड टू गिव ओनली वन ओपिनियन? अगर आप वैसे भी मल्टीपल बुक्स पढ़ते हैं, मुझे नहीं पढ़ता बता के पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, तो आप देखेंगे एक ऑथर की बात कुछ और होती है, यानी कि वो आपको बताएगा कि पाकिस्तान के बनने की रीजन क्या थी, दूसरा ऑथर कुछ और कह रहा है। आप भी मल्टीपल ऑथर्स की रीजन लिखते हैं, आप मल्टीपल ऑथर्स के ओपिनियंस को बताते हैं, एट दी एंड अपना एनालिसिस बताते हैं, सवाल कंक्लूड। ऐसे नहीं होता कि आपने कोई लोकल किताब पढ़ी और उसमें से 12 हेडिंग्स याद करके जाके पेपर में छाप दी। तो प्लीज मुझे बताइएगा कि यू गाइस एग्री और नॉट। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन। ओके परफेक्ट। आगे चलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, 1962 का फिर हम देखेंगे, 1973 के डिटेल से देखेंगे। हम देखेंगे कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्ट्रक्चर था 18th अमेंडमेंट के आने से पहले और 18th अमेंडमेंट के आने के बाद। और हम देखेंगे कि क्या कोई रिफॉर्म्स की जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन में। तीनों कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन करेंगे, लेकिन विद एनालिसिस। ऐसे नहीं कि आपने, मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स के पास एक चार्ट होता है, अच्छी बात है चार्ट आप बनाएं, मैं खुद इस बात को इनकरेज करूंगी, चार्ट बनाएं, याद करने की हद तक ठीक है, लेकिन उसके अंदर अगर आपने एनालिसिस नहीं डाला अपना, देन दिस इज नॉट एज मच फ्रूटफुल। अच्छा आगे देखें, 18th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट का सवाल
हर हर पेपर में, इन वन वे और अदर वे, आप जाके पास्ट पेपर्स देख लें, आपको सवाल मिल जाएंगे, हर दफा सवाल है। मैं अभी आप लोगों को सवाल शो भी कराऊंगी। अच्छा, 18th अमेंडमेंट की अगर हम बात करते हैं तो आपने 18th अमेंडमेंट को क्या देखा जी? अच्छा, 18th अमेंडमेंट ने किस तरह से फेडरेशन के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, सारे पॉजिटिव पॉइंट्स उसके कर लेते हैं हम। 18th अमेंडमेंट के अंदर अभी भी क्या लूप होल्स हैं जिसकी वजह से फेडरेशन और जो प्रोविंस के रिलेशंस में अभी भी आपको क्लैश नजर आते हैं, वो आप करते ही नहीं है। सो हम उसको ऑब्वियसली इस कॉन्टेक्स्ट में भी करेंगे, सिविल मिलिट्री रिलेशंस को देखेंगे कि क्या कंटेम्प्रेरी सिनारियो में, पास्ट हिस्ट्री भी देखेंगे, और क्या कंटेम्प्रेरी सिनारियो में जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं वो एक पॉजिटिव एवोल्यूशन है। क्या मिलिट्री ऑब्वियसली अभी डायरेक्टली तो इंटरवीन नहीं कर रही आपकी पॉलिटिक्स में, क्या इनडायरेक्टली कर रही, या फिर इनडायरेक्टली करने से जो आपके पास्ट में पैटर्न्स थे वही पैटर्न्स आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद ऑब्वियसली हम देखेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म। इतने टॉपिक्स आपको कोई भी नहीं करवाएगा, ट्रस्ट मी। और इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं करवाए जाएंगे कि मिलिट्री का भी उसमें आपको रोल देखें, आप जुडिशरी का भी देखें, आप फेडरेशन का स्ट्रक्चर भी देखें। रोल ऑफ जुडिशरी हम देखेंगे कि बेसिकली जुडिशियल एक्टिविज्म है क्या, अभी इसको कंटेम्प्रेरी सिनारियो में भी देखेंगे कि किस तरह से जुडिशरी इवन कॉन्स्टिट्यूशन रीराइटिंग का भी काम करती रही, जो कि जुडिशरी का रोल नहीं था। हमजा शहबाज के केस में देख लें, 1 साल पहले की बात है, जुडिशरी ने इवन के कॉन्स्टिट्यूशन की रीराइटिंग तक पहुंच गई थी, और जिसकी वजह से जुडिशरी किस तरह से पॉलिटिक्स में पोलैरिटी लेकर आ रही है, पोल्स बन रहे हैं इतने, आप कटर बन गए कि बैठ के टेबल टॉक्स करने की तरफ आ ही नहीं रहे। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे कि बलूचिस्तान इशू, अभी रिसेंटली आपने देखा कि ये कितना हॉट टॉपिक है। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, किस तरह से बलूचिस्तान इशू जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन के साथ इसका क्या लिंक है, और किस तरह से अगर बलूचिस्तान का इशू सॉल्व हो जाता है तो नेशनल इंटीग्रेशन को अचीव करने में आपको हेल्प करेगा। देन जो है वो हम देखेंगे सॉवरेनिटी के चैलेंजेस। हर साल सवाल इसमें इन 2 टॉपिक्स में से एक टॉपिक पे आया हुआ है। अब अभी मैं आप लोगों को सवाल भी दिखा दूंगी। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे सिक्योरिटी चैलेंजेस। देयर इज अ मस्ट क्वेश्चन, मस्ट क्वेश्चन, मस्ट क्वेश्चन, साइबर वॉरफेयर। अभी जो आपके इंडिया के साथ जो साइबर हाइब्रिड जो क्लैशेस हो रहे हैं उसको हम देखेंगे, डिटेल से देखेंगे, कंटेम्प्रेरी सिनारियो में इसकी क्या यू नो सिचुएशन है उसको हम देखेंगे। टेररिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, टेररिज्म किस तरह से लिंक है रिसर्जेंस ऑफ तालिबान के साथ, रिवाइवल ऑफ तालिबान के साथ, इसको हम डिटेल से देखेंगे। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को देखेंगे हम। उसके बाद रिलेशंस पे आ जाते हैं। अब अगर आप समझते हैं कि एग्जामिनर आपको वो सीधा सीधा सवाल देने वाला है कि अच्छा जी मुझे बता दें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्या रिलेशंस हैं, ऐसा नहीं होने वाला। मैं अभी आप लोग क्वेश्चन दिखाऊंगी, स्टेटमेंट ही डिकोड नहीं करते हैं सही तरह से, उसकी जड़ को पकड़ते ही नहीं है कि अच्छा क्वेश्चन मुझे इस डायरेक्शन में लेके जाना था। सो अरब कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस क्या हैं वो हम देखेंगे, डिटेल से देखेंगे। इसी तरह से हम देखेंगे कि यूएस के रिलेशंस, मस्ट क्वेश्चन, या तो पाकिस्तान अफेयर में आ जाएगा या करंट अफेयर में आ जाएगा। और यूएस के रिलेशंस, विड्रॉल ऑफ अफगानिस्तान के बाद जो नेटो और यूएस ने विड्रॉ कर लिया उसके बाद यूएस को हमारी क्या आज भी जरूरत है? ठीक, पहले तो यूएस हमारे साथ इस वजह से रिलेशंस को अपने फ्लेक्सिबल रखता था क्योंकि उसको हमारी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से, पाकिस्तान जिस जगह पे लोकेटेड है वहां उस लोकेशन, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से यूएस को हमारी जरूरत पड़ी। सो अब क्या यूएस को हमारी जरूरत है, और किस तरह से वो जो आप लेटर वाला पूरा एक इशू चला था साइफर, उसके बाद और अभी जो रिसेंट स्टेटमेंट है बाइडेन ने दी कि पाकिस्तान तो दुनिया का सबसे जो है वो वर्स्ट कंट्री है, इसके कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे। ठीक, इसी तरह से हम अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस देखेंगे, ऑब्वियसली पास्ट हिस्ट्री भी, अलोंग विद कि जो रेफ्यूजी क्राइसिस जो है वो आपके मुल्क में चल रहा है। इंडिया के साथ रिलेशंस देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे, हर साल इसमें से सवाल मस्ट है। मैंने यहाँ पे एक और टॉपिक भी ऐड किया है जो कि आपके इस्लामियात की सेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओआईसी क्यों फेल हो चुका है इन टर्म्स ऑफ कश्मीर का इशू में या फिर पैलेस्टीन इशू में, इसकी कॉज को हाईलाइट करने में क्यों फेल हो गया है। इसी तरह जो आपकी सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको देखेंगे। एनर्जी क्राइसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी हॉट टॉपिक। इसी तरह से जो एनर्जी के क्या इश्यूज हैं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को देखेंगे, डिटेल से इस पे लेक्चर होगा। एनर्जी क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान क्या है और किस तरह से ये लिंक है नेशनल इंटीग्रेशन के साथ, क्या रीजन है उसकी, इम्पैक्ट्स क्या हैं, सोल्यूशंस क्या हैं।
देन हम देखेंगे कि डेट क्राइसिस क्या है, सर्कुलर डेट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, जितनी भी इकोनॉमी की टर्म्स हैं। और मैंने जो है वो लास्ट टाइम आप लोगों को पीएमएस का पेपर दिखाया था, एसए का, कि सीधा-सीधा सवाल करंट अफेयर्स से या फिर पाकिस्तान अफेयर की डोमेन जो है वो इकोनॉमी से था, और वो टॉपिक क्या था? इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान जो है वो उसकी इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान टॉपिक था, ठीक? चेक कर लें बेशक आप जाके। पीएमएस 22 एसए पेपर, ठीक है? अच्छा, इस तरह से हम देखेंगे फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के करंट जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप क्या है? मल्टीपोलर वर्ल्ड दुनिया जो है वो आज बन चुकी है। आपको जो है वो मल्टीपल अलायंसेस नज़र आती हैं, रीजनल ब्लॉक्स नज़र आते हैं। पाकिस्तान इस कंटेम्परेरी सिनेरियो में पाकिस्तान की जो है वो ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप वो क्या है, और किस तरह से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है इसमें हम एक शिफ्ट लेकर आए हैं जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक की तरफ। न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान डिटेल से देखेंगे। पहले मैंने ये टॉपिक ऐड नहीं किया था, आई अगेन एडेड दिस टॉपिक। उसके बाद कश्मीर इशू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस साल अगर एग्जामिनर सवाल देगा पीएमएस में या सीएसएस में, इन बोथ केसेस सवाल ये होगा, ये मेरी आप बात लिख लें, सवाल इसी कॉन्टेक्स्ट में आएगा। अब वो नहीं आएगा कि अच्छा कश्मीर इशू है क्या, इस पे बता दें, ऐसा नहीं होगा। अभी रिसेंटली इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है कश्मीर इशू पे, रिसेंट ये हुआ है, रिसेंट डेवलपमेंट है ये। सो व्हेन आई वाज डिजाइनिंग द करंट अफेयर कोर्स, तो उस टाइम तक ये रिसेंट डेवलपमेंट नहीं थी, बट अब है। सो ये पाकिस्तान अफेयर में सवाल आ सकता है। आई एम वेरी लाइक श्योर इस पे सवाल आएगा, या तो पीएमएस में आ जाएगा या फिर सीएसएस में आएगा। पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज अ मस्ट क्वेश्चन, वेरी हॉट टॉपिक, ठीक है? इजराइल गाजा ऑनगोइंग वॉर, गवर्नेंस चैलेंजेस भी मैंने इसमें ऐड किया, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लिटरली दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। सो हम इसमें देखेंगे कि दुनिया में बेहतरीन मॉडल्स क्या हैं गवर्नेंस के, ठीक है? पाकिस्तान के क्या एक्चुअली कोर इश्यूज हैं गवर्नेंस के, एडमिनिस्ट्रेशन के। सीपैक को देखेंगे कि सीपैक को बेसिकली 2013 में ये अनाउंस हुआ था, तो पूरे 10 साल हो चुके हैं, डेकेड ऑफ सीपैक। क्या ये गेम चेंजर है या गेम ओवर है, या बस इसके फॉल्टी प्रोमिसेस थे जो कि ये पूरे नहीं कर पाया? अगेन इस तरह के जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में मेंशन नहीं थे, अगेन आई एडेड दीज टॉपिक्स कि अगर इस पे इन केस ऐसे आ जाता है या सवाल आ जाता है, तो आप इसको अच्छे मटेरियल, अच्छे कंटेंट के साथ, विद एनालिसिस, विद रीसेंट फैक्ट्स के साथ आप इसको अटेम्प्ट कर पाएं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड ब्रेन ड्रेन, ठीक? ब्रेन ड्रेन वेरी हॉट टॉपिक। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर पे अब जो सवाल आएगा वो इसी कॉन्टेक्स्ट में आएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल क्या है, कॉजेस क्या हैं, और किस तरह से आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज, इस पे या तो आपका ऐसे आएगा इस साल COP28 की कॉन्टेक्स्ट में भी, या फिर इस पे आपका सवाल मस्ट है पाकिस्तान अफेयर में या करंट अफेयर में। उसके बाद जो है वो ज़्यादा चांसेस पाकिस्तान अफेयर में होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाह रहा होता है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री बन चुका है, तो वो ज़्यादा चांसेस होता है कि वो पाकिस्तान अफेयर में ये सवाल पूछे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज बेसिकली 33, ऊपर काउंटिंग में मिस्टेक है। वाटर सिक्योरिटी एंड वाटर पॉलिसी जो है वो सस्टेनेबल मैनेजमेंट में पाकिस्तान के, ठीक है? यानी कि वाटर सिक्योर हमारी पॉलिसी है क्या? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू आस्क। मैंने वैसे सिलेबस यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, दिस इज द सिलेबस ऑफ योर पीएमएस। इसको आप चेक कर लें, आप देखेंगे यहाँ पे बहुत थोड़े टॉपिक्स हैं, ठीक? इन टॉपिक्स अगर आप काउंट करें तो ये कोई तकरीबन 13 टॉपिक्स बनते हैं, 13 या 14। सीएसएस के टॉपिक्स को काउंट करें, अगेन दिस इज मेंशन, ये बन रहे हैं तकरीबन मेरे ख्याल में 15, 16, 17, 18 टॉपिक्स। लेकिन जो आउटलाइन में मेंशन है, प्लीज डू चेक एज वेल कि यहाँ पे मैंने आप कितने टॉपिक्स मेंशन किए हैं। दिस इज नंबर 33, क्योंकि एक नंबर में यहाँ पे मिस्टेक है। सो 33 टॉपिक्स हैं, बिसाइड्स दिस प्री पार्टीशन, दिस प्री पार्टीशन भी ऑब्वियसली आपको एक जो है वो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वास्ट प्री पार्टीशन है। यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है तो डू आस्क, अदरवाइज हम पांच पेपर्स को देख लेते हैं। कायदे आजम ने तो अंग्रेज जब जाने लगे तो हिंदुस्तान से अलहदा करवाया। अंग्रेज कैसे निकले? बरसगीर, आई डोंट नो व्हाट डिड यू राइट हियर।
प्लीज लेक्चर के बाद रिप्लाई दीजिएगा, जरा शॉर्ट बता दें। इन हाउ मेनी लेक्चर्स यू विल कवर दिस सेशन? जितने यहाँ पे टॉपिक्स मेंशन है ऑब्वियसली उतने ही। ओके हम देखते हैं पास्ट पेपर्स को अब। और सेशन कल से स्टार्ट हो रहा है जी। दिस इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली सैटरडे, कल से। कल हमारे फिर फर्स्ट लेक्चर होगा और 35 to 40 days ऑलमोस्ट। अच्छा ये देखिए पाकिस्तान अफेयर का पेपर, राइट? आई होप कि स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को, राइट? स्क्रीन विजिबल है, मुझे बताइएगा स्क्रीन स्विच हो गई है? ओके परफेक्ट जी। राइट अ डिटेल्ड, अभी मैं आपको पेपर दिखाती हूँ जो कि था सीएसएस स्पेशल का। यस दिस इज सीएसएस स्पेशल पेपर। So the first question is discuss the evolution and development of the separate electorate system। पहली दफा यानी कि आप इसमें स्टार्ट से करेंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जो था वो उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई वो पूछ रहा है आपसे। कैन इट बी टर्म टू बी द हार्बिंगर ऑफ द आइडिया ऑफ सेपरेट होमलैंड ऑफ द मुस्लिम्स? स्पेशल सीएसएस पाकिस्तान अफेयर वाज नॉट हॉरेबल। एमन एमन महमूद हैं आप? अगर तो आप एमन महमूद हैं तो इट वाज नॉट रियली हॉरेबल, काफी ट्रिकी पेपर था। आई टोटली अच्छा एमन महमूद ही हैं। पेपर ट्रिकी जरूर था लेकिन यू नो उस ट्रिकी पेपर के लिए अगर आपने ट्रिकी सेंस में तैयारी नहीं की तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू अफेक्ट यू। अच्छा एमन जो है वो स्पेशल सीएसएस में अपेयर हुई थी। पेपर मुश्किल बिल्कुल नहीं था लेकिन ट्रिकी जरूर था। मैं एक से दो पेपर जस्ट यहाँ पे डिस्कस करूंगी, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। इसके बाद हम क्लास को कंक्लूड करते हैं। आप लोगों की कोई भी क्वेरी होगी तो ऑब्वियसली यू गाइस कैन आस्क। सो बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन जो कि एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है प्री पार्टीशन से, कि किस तरह से आप इसको स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली कि 1906 में पहली दफा जो है मुसलमानों ने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी, ठीक? और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली किस तरह से ये इवॉल्व हुआ सिस्टम, ये पूछ रहे हो कि इवॉल्व किस तरह से हुआ। और जब मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट किस तरह से उनको मिले, क्या ये जो है वो रीजन बनी सेपरेट होमलैंड की मुस्लिम्स की। अब ये पूरा एनालिसिस है यहाँ पे। यहाँ पे येस और नो वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर तो आपको लगता है कि अच्छा मैं येस और नो लिख दूं यहाँ पे कि हाँ जी रीजन थी या नहीं थी, तो ये यहाँ पे आप साइड्स नहीं ले सकते। आपको दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स पेश करने होंगे यहाँ पे, एंड देन जब आप उसको अपने एनालिसिस के साथ कंक्लूड करेंगे। आई हैव टोल्ड यू कि हर साल पेपर में 18th अमेंडमेंट पे एक सवाल लाजमी होता है इन वन वे और अदर वे। या तो वो सेंटर प्रोविंस के रिलेशन पूछता है या फेडरेशन से सवाल पूछता है, या 18th अमेंडमेंट से ही डायरेक्टली पूछ लेता है। देयर इज एन ओपिनियन that some of the subject handed over to the provinces in 18th amendment should be handed over back to the center. Do you agree? If yes, then what subjects and why? If not, then what? Again a complete analysis examiner ने लाइक यहाँ पे अगेन मैंने कहा कि पेपर इजी, मैं ये नहीं कहूँगी पेपर इजी था या टफ था, ट्रिकी था। ठीक है, टोटली बेस करता था एनालिसिस पे। ऐसा नहीं कि किताबें पढ़ने से, ज्यादा किताबें पढ़ने से, ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको आ सकती थी। और एनालिसिस हमेशा एक आर्ट होती है, आर्ट को सीखने में टाइम लगता है। अच्छा, और ऑब्वियसली आपको राइट डायरेक्शन चाहिए होती है कि मैंने क्वेश्चंस को डिकोड किस तरह से करना है। डिकोड के साथ साथ जो है वो मुझे इस डायमेंशन में क्वेश्चन है तब कैसे अटेम्प्ट करना है, दूसरी डायमेंशन में है तब कैसे अटेम्प्ट करना है। अगेन दैट इज अ कंप्लीट एनालिसिस। एग्जाम ने आपसे दोनों साइड्स पूछी हुई है क्वेश्चन की। जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मैंने आपसे कहा था कितनी इंपॉर्टेंट है, देखें सेम सवाल आया हुआ है। उसके बाद देखिए एग्जाम ने आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट certain ethnic groups when certain ethnic groups feel left in the social economic transactions it leads to the collapse of the political system। बेसिकली फॉल ऑफ ढाका के बारे में पूछा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपसे। उसके बाद elite capture of policy making framework adversely impacted the economic development in पाकिस्तान। एक स्टेटमेंट आई थी, एक आर्टिकल आया था डॉन में भी, जिसमें ये स्टेटमेंट क्लियरली दी गई थी पाकिस्तान की जितने एसेट्स हैं ये 1% ऑफ पाकिस्तान की जो एलिट है इसके पास है। सो बेसिकली ये पूरा क्वेश्चन जो था वो अराउंड दैट रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा उसके बाद देखिए क्लाइमेट, मैंने आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट पे डायरेक्टली सवाल आया हुआ है। ठीक है, कि व्हाट पॉलिसी ऑप्शन शुड पाकिस्तान एक्सरसाइज। मैंने कहा था कि पाकिस्तान अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान अफेयर में ही आया हुआ है सवाल क्लाइमेट का। ठीक, सो टू इफेक्टिवली एड्रेस इट्स वल्नरेबिलिटी टू द
phenomena of global warming. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है कि गिव अ रिज्यूम ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एंड कमेंट व्हाई हैव वी नॉट बीन एबल टू कैपिटलाइज अपॉन दिस रिसोर्स बेस। एक ऐसे भी आया हुआ है पास पेपर्स में, रिसोर्सेज कैन बी रिच ओनली व्हेन प्रॉपरली यूटिलाइज्ड, ये स्टेटमेंट है उसकी। सो पाकिस्तान के अगेन आपने रिसोर्सेज की बात करनी थी, और जो मैंने आपको यहाँ पे, गिव मी अ सेकेंड टू अगेन शो यू अ पिक्चर। इस तरह से आपने ये देखें रिसोर्सेज यहाँ पे शो करने एग्जामिनर को लिटरली कि आई होप द स्क्रीन इज विजिबल, कि कहाँ पे आपकी रेकोडिक है, कहाँ पे आपका गवादर पोर्ट है, कहाँ पे आपकी थर कोल फील्ड है, सुई गैस है, आपकी खेड़ा सॉल्ट माइंस हैं, ठीक है, कौन से ग्लेशियर्स हैं। ओनली देन ऑब्वियसली आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर पाते अगर आप मैप, यहाँ पे मस्ट था और मैप के साथ, ठीक है, आपने एनालिसिस भी अपना देना था। सो यहाँ तक से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू आस्क। इट वॉज ईजियर एज कम्पेयर टू दी नॉर्मल CSS। नहीं, ईजियर पेपर नहीं था, आई डोंट थिंक सो कि पेपर ईजी था। ईजी तो नहीं था और ना ही मुश्किल था, लेकिन ट्रिकी जरूर था। ट्रिकी इन सेंस के आपको सवाल आते थे, लेकिन एग्जामिनर ने उसकी इस ऐसी ऐसी डायमेंशन पूछी हुई थी जो आपने सोची भी नहीं होंगी कि अच्छा ये डायमेंशन भी आ सकती है। अच्छा वो अभी आप देखें कि मिनरल रिसोर्सेज, ऑल्दो कि आपको पता जरूर है, लेकिन आपके माइंड में एग्जाम हॉल में बैठ के अगर प्रैक्टिस नहीं की हुई है आपने, तो आपको मैप बनाना नहीं आ रहा, आपको पता नहीं चल रहा कि अच्छा जी, आपको बस ये पता है खेड़ा सॉल्ट माइंस का, लेकिन आपने चीजों को उस सेंस में नहीं किया हुआ। अच्छा, उसके बाद इसी तरह से आप देख सकते हैं कि CSS का पेपर जो है वो ये 23 का पेपर था। अगेन मैं आपको क्वेश्चन जो है वो ये वाला डिस्कस किया वहाँ यहाँ पे कि बेसिकली जो सिस्टमैटिक एनालिसिस है कायद आजम की क्रिज्मेटिक लीडरशिप का, और किस तरह से जो है वो कायद आजम ने रिवाइव किया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, इसमें आपने वो बताना था। अगेन ये टोटली एनालिसिस पर चीजें बेस करती हैं। एग्जामिनर अब आपको ऐसे सवाल देता है जो कि एनालिसिस वाले सवाल हैं। और अगेन देखें कि मैंने आपसे कहा पाकिस्तान की वाटर पॉलिसी, पाकिस्तान का इरिगेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम, ये तमाम चीजें मैंने कोर्स की आउटलाइन में ऐड करी हुई हैं। एंड यू कैन सी फ्रॉम हियर कि उसी पे सवाल है। पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम है, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि द लैंड ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सर्व्ड एज द मेन फूड सप्लाई बास्केट फॉर द ब्रिटिश, यानी कि हम कभी ब्रिटिश को हम यहाँ से सब कॉन्टिनेंट से इंपोर्ट्स हुआ करती थी। ठीक, सब कॉन्टिनेंट से बेसिकली आप एक्सपोर्ट करते थे अपनी ग्रेन्स को, अपनी अनाज को, लेकिन आज हम इंपोर्टर बन चुके हैं। बट नाउ पाकिस्तान हैज द इंपोर्ट, हैज टू इंपोर्ट फूड कमोडिटीज। हमने ऑब्वियसली अब पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा पॉपुलस कंट्री बन चुका है, आपकी आबादी इतनी ज्यादा हो गई है। देर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स एज वेल, जिसमें आप बताएंगे कि क्यों, क्या रीजन बनी कि कभी हम जो है वो ब्रिटिश को, ब्रिटिशर्स को हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे अपना अनाज को, अपनी वीट को, अपने राइस को, लेकिन आज जो है वो हम क्या है, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें आपने रीजन बतानी थी। पास का भी एक पूछा हुआ है। अब देखिए इस स्टेटमेंट में उसने आपसे पास भी पूछा हुआ है, उसने आपसे प्रेजेंट भी पूछा है, फ्यूचर भी पूछा है। डिस्कस इन डिटेल कॉजेज द एग्रीकल्चर डिक्लाइन। इसके साथ साथ दिस इज अंडरस्टूड ने पूछे नहीं सोल्यूशन, लेकिन आप लिख कर आएंगे। कॉजेज जब भी आप बताते हैं, सो एट द एंड उसका सोल्यूशन भी बताना होता है। ठीक, अब इसी तरह से देखिए डिस्टिलेशन पे सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि उसने आपसे क्या पूछा हुआ है कि पाकिस्तान, द एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी एडेड इन द कोर्स आउटलाइन। द एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑलवेज रिमेन्ड अ डायलेमा ऑफ पाकिस्तान। इसमें आपकी मल्टीपल रीजंस बनी थी। कोई भी गवर्नमेंट आपके 5 साल पूरे नहीं कर पाती, क्या रीजंस हैं, बावजूद इसके कि आप कहते हैं कि हमारा जो है वो डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन हो चुकी है, हम एक ऐसे रियासत बन चुके हैं जो कि डेमोक्रेटिक इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज है। उसके बावजूद कोई भी आपकी गवर्नमेंट 5 साल क्यों नहीं पूरे कर पाती अगर ऐसा है तो। ठीक, ज्वाइनिंग द US लेड, अगेन मैं आपको बताया था कि आपका सवाल US पे लाजमी होता है हर साल। तो ज्वाइनिंग द US लेड कॉalition वॉर ऑन टेरर में जो आपने जो है वो US लेड कॉalition को ज्वाइन किया, उसकी रिपरकशंस पाकिस्तान पे क्या आई? क्या आपके पास ऑप्शन था क्या वो ज्वाइन ना करते? इसी तरह से अगेन मैं आपको बताया था पाकिस्तान की जो है वो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी सवाल आया हुआ है। पाकिस्तान इज लोकेटेड ऑन द क्रॉस रोड ऑफ साउथ एशिया, एक्सप्लेन इट्स जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस एंड चैलेंजेस।
और मैंने आपको कहा था कि पॉपुलेशन का सवाल उसने आपके सिलेबस में नहीं है, या ब्रेन ड्रेन का सवाल सिलेबस में नहीं है, फिर भी पूछा हुआ है। ठीक। सो यहाँ तक से कोई क्वेश्चन है तो डू आस्क, अदरवाइज हम आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। एंड आई होप दिस सेशन जो है वो इज फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। बुक सजेशन फॉर पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान के लिए कोई एक किताब नहीं है। अगर एक किताब होती तो मैं ज़रूर जो है वो सजेस्ट करती। प्री पार्टीशन के लिए आपके डिफरेंट बुक्स हैं, और प्री पार्टीशन के लिए भी कोई एक बुक नहीं है, देयर आर मल्टीपल बुक्स फॉर द प्री पार्टीशन। उसके बाद अगर आप बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री की, तो हामिद खान की किताब है ऑक्सफोर्ड की, आप वो ले सकते हैं, लेकिन इतनी मोटी किताब देख के ही नहीं घबरा जाइएगा। और अगेन उसके एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करिएगा। ठीक। इसी तरह से कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज हैं उसके लिए कोई किताब नहीं है, उसके लिए ऑब्वियसली आपको खुद से अपडेट रहना पड़ता है डिफरेंट रिसर्च पेपर्स पढ़ के। एग्जाम से पहले तक हो जाएगा शहबाज लतीफ। थैंक यू डॉक्टर रबाब। अच्छा, किसी भी स्टूडेंट की अगर कोई और क्वेरी है तो काइंडली आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे जो है वो कांटेक्ट करें। ठीक है, ये मैंने नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ओके, परफेक्ट गाइस। अच्छा देखिए, ये जो सेशन है इसमें आपको कंप्लीट हैंडआउट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो लोग मेरे करंट अफेयर के बैच में ऑलरेडी बैच ले रहे हैं, तो ऑलरेडी हैव इनफ आइडिया कि इसी तरह के कलरफुल हैंडआउट्स होते हैं। आई डोंट नो कि अभी मेरे लैपटॉप में कोई हैंडआउट्स पड़े हैं राइट नाउ या नहीं। लेट मी चेक, मैं आप लोगों को कोई शो करवा देती हूँ। मैं हर स्टूडेंट से यही कहती हूँ एट द एंड कि आपने गिव मी अ सेकंड इफ आई कैन चेक। अच्छा, तो मुझे बताइएगा आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? तो बेसिकली ये जो था वो लास्ट टाइम लेक्चर हुआ था इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पे। यू कैन सी कि ये इस तरह के कलरफुल ही हैंडआउट्स होते हैं कंप्लीट, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग मेंशन होती है। साइड इन्फॉर्मेशन इस तरह से जो आपके ब्लॉक्स हैं इसमें मेंशन हुई होती है। सो व्हाट आई सजेस्ट टू स्टूडेंट्स कि आप अपनी जो रिसर्च है, साइड इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके ब्लॉक्स में आपको नजर आ रही है। ठीक। सो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको अवेलेबल होती है। हर क्लास के बाद उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल होंगी। जैसी क्लास एंड हुआ करेगी उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों को मिल जाया करेंगी। ठीक है, कि इन केस अगर आपने लेक्चर को वापस से सुनना है या फ्यूचर में उसको रिवाइज करना है, इट्स अप टू यू। एंड हर लेक्चर के साथ उसके हैंडआउट्स होंगे। आपको सिर्फ क्या करना है कि लेक्चर अटेंड करने के बाद उन हैंडआउट्स को शॉर्ट नोट्स में लाजमी कन्वर्ट करना है एट दी एंड, वन पेजर में। क्योंकि एक दिन में आपके दो पेपर हैं, नो मैटर इट इज सीएसएस और पीएमएस। लास्ट टाइम पीएमएस में भी एक दिन में दो पेपर्स ही थे। चेक कर लें बेशक जाके डेट शीट। सो आपको अपने नोट्स को, इफ यू वांट टू टेक प्रिंट आउट दैट इज वेल एंड गुड, और साथ में आपने क्या करना है कि उस इंफॉर्मेशन को जस्ट एक पेज पे कन्वर्ट करना है कि मेन हेडिंग्स लिखें, आप आखिरी दिन में उसको रिवाइज कर पाएं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, एंड अल्लाह हाफिज। जो बाकी सवाल हैं प्लीज उसको जो है वो आप व्हाट्सएप पे कर लें।